बच्चों फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स के इस क्लास में। और आज मैं डिस्कस करूंगा ग्रेविटेशन पे। इसको मैं 3 पार्ट में ख़त्म कर रहा हूं। द फर्स्ट पार्ट में ग्रेविटेशन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में चर्चा करेंगे, फ्री फॉल के बारे में चर्चा करेंगे, मास एंड वेट क्या है इसके चर्चा करेंगे, थ्रस्ट एंड प्रेशर से आप क्या समझते हैं, और एक बहुत अहम क्वेश्चन कि वाई मून डजंट फॉल। जब हम धरती पे देखते हैं कोई भी चीज़ यदि फ्री में छोड़ दिया जाए खुले में आसमान में, तो ऑटोमेटिकली वो अर्थ की तरफ आके गिर ही जाता है। न्यूटन ने क्या देखा था जिससे ग्रेविटेशन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आया? वो देखा था एक एप्पल को जमीन पे गिरते हुए, और आप हम डेली देखते हैं। तो चलिए इस पे चर्चा करेंगे और बने रहिए। लास्ट में इसके भी डिस्कशन करेंगे कि क्यों मून जो चारों तरफ घूम रही है वो पृथ्वी पे क्यों नहीं गिर जा रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? द ग्रेविटेशन फोर्स इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट विथ मास। ध्यान देने की बात है कि ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से डिफरेंट है। मैग्नेटिक में केवल अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपल्सन भी है, बट इसमें केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये हमेशा अट्रैक्ट करती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी टू ऑब्जेक्ट विद मास। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कहां से ये फोर्स आता है? ये मास से आता है। जितना ही बड़ा मास होगा उतना ही बड़ा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहते हैं कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, एवरीवेयर इट वर्क्स। ये फॉर्मूला जो है हर जगह वर्क करता है। और फॉर्मूला क्या है? Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their mass. Product of their mass, दो बीच चीजों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा that will be proportional to the product of their mass and inversely proportional to the square of the distance between them. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कहां से कहां निकालेंगे? जैसे दो ऑब्जेक्ट है तो ये इनके दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये ही डिस्टेंस की चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं कि इसके ये बीच वाला, ये नहीं, ये नहीं, ये पूरी चर्चा हो रही है यहां से C1 टू C2 के बीच में। तो इससे क्या होता है? ये फॉर्मूला बनता है F प्रोपोर्शनल टू M इंटू M। दो मास है, एक M है, एक M है, छोटा m, और उनके बीच का डिस्टेंस यदि D है तो D का स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल है तो इसको एक कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं। वो कांस्टेंट क्या होता है? G इज द, इसको G से डिनोट करते हैं। G इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। एंड इसका वैल्यू होता है G इक्वल टू 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, ये -11 पावर है, ये जो देख रहे हो। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? नेचुरल है, फोर्स है तो न्यूटन तो आएगा ही। मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर, है ना? क्योंकि जी जब यहां से निकालेंगे तो जी इक्वल टू क्या होगा? एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इन टू एम। तो मास का होता है केजी, और डिस्टेंस का मीटर, और फोर्स का न्यूटन। उससे ये आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब आगे आते हैं। ग्रेविटेशन के साथ क्या है कि दिस इज अ वीक फोर्स। ऐसा नहीं है कि आप और आपके क्लास के दो दोस्त आपस में अट्रैक्शन में टकरा रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आपके क्लास में कोई मोटा सा आदमी आ गया, सुमो पहलवान, तो वो आपको खींच लेगा अपने तरफ। ये वीक फोर्स है। जब तक मास इतना अधिक ना हो तब तक ये विजिबल नहीं दिखता है। क्योंकि धरती पे बहुत बड़े भारी से भारी चीज आप देखते होंगे, वो एक दूसरे को आपको अट्रैक्ट करता हुआ फील नहीं होगा। इट इज अ वीक फोर्स। कब होता है? जब अर्थ अर्थ अट्रैक्ट करती है कि इसका मास बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे मत समझ लीजिएगा कि दो
एक दुबली पत्नी और मोटे हस्बैंड के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, तो वो प्यार ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा नहीं है, वो इमोशनल है। ठीक है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेज विथ अल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, नेचुरल है, डी स्क्वायर है, तो हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा ये घटता जाएगा। यदि आप स्पेस में जाएंगे तो आप अर्थ जो आपको फोर्स जो अपने तरफ खींच रही है वो धीरे धीरे घटती जाएगी। और इट ऑल्सो वेरीज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डिक्रीजिंग फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। ठीक है, क्योंकि ये हम कहाँ से ले रहे हैं, यदि आप आदमी कोई है, ये पोल है मान लिया, और यहाँ इक्वेटर है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम होगा और इक्वेटर पे डिस्टेंस ज़्यादा है, तो नेचुरल आपका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा यहाँ पे डी स्क्वायर लेसर होगा, यहाँ पे डी स्क्वायर ज़्यादा होगा। तो इसलिए जैसे जैसे डिक्रीजिंग फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर, क्योंकि अर्थ के सेंटर से पोल्स का डिस्टेंस कम है विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। आगे आते हैं फ्री फॉल। एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन, ये आप सब जानते हैं, जब भी वेलोसिटी में चेंजेज हो रहा है दैट मींस इट हैज सम एक्सेलरेशन, अदरवाइज वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। v इज इक्वल टू, फिर अगेन याद करा देते हैं मैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। जब a रहेगा देन v ग्रेजुअली चेंज करता रहेगा, a यदि जीरो होगा तो v इज इक्वल टू u हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यदि कहीं एक्सेलरेशन है तो फिर चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा, और चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है तो आप जान लीजिए कि देयर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन। तो whenever an object falls down the earth and acceleration is involved, this acceleration is due to the earth gravitational force, क्योंकि जब कभी ऊपर से गिर रहा है। और एक और बात जान लो, एफ होगा तो एक्सेलरेशन होगा, नेट एफ यदि है, नेट एफ तो एम ए होता है, मास तो कांस्टेंट चीज है, तो एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स कहां से यहां आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, अनलेस और अनटिल उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर दिया जाए। न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, एग्जांपल लो, जैसे कि चिड़िया जो फ्लाई कर रही है, तो ये न्यूट्रलाइज कैसे करी, अपने विंग्स को फैलाती है और हवा के प्रेशर जो अपथ्रस्ट फोर्स है उससे वो न्यूट्रलाइज कर रही है। बहुत बार देखोगे एक चिड़िया अचानक रुक जाती है उसी जगह पे, ग्रेविटेशनल फोर्स तो वहां एक्ट कर रहा है, बट हवा जो नीचे उसके पंख के नीचे है, यदि वो पंख को सिकोड़ ले तो गिर जाएगी, क्योंकि वहां पे वो ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो पंख फैलाकर वो ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूट्रलाइज करती है। तो अनलेस और अनटिल नेट फोर्स, इसलिए बोलते हैं नेट अनबैलेंस फोर्स, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की। तो जब रहेगा तो एक्सेलरेशन होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा, उसको हम लोग जी बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। तो अभी आपने देखा एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, और वो किसके बराबर होगा, एम एंड जी। जो फोर्स उस पर लग रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लग रहा है, वही उसको ऊपर नीचे खींच रहा है। तो नीचे खींच रहा है क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जितना फोर्स होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, विच इज इक्विवेलेंट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉर्मल में क्या करते हो, तुम धक्का देते हो खींचते हो, वो फोर्स यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। तो वहां से यदि तुम g का वैल्यू निकालोगे तो यू विल फाइंड कि g इक्वल टू g इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और m का है क्या है, मास ऑफ अर्थ है, अर्थ के कंडीशन में। तो मास ऑफ अर्थ आप देंगे तो यू विल फाइंड कि, और जो d है, d क्या होगा, अर्थ के सरफेस पे d क्या होगा, d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से उसके जो सरफेस, अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करके यदि तुम वैल्यू डालोगे तो इट विल कम्स अराउंड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, आप वहां से कैलकुलेट इसको कर लेना। ठीक है। तो ये g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है नॉर्मल। बहुत बार इक्वेशन को सॉल्व करने में और इजी करने के लिए 10 भी इसको मान लिया जाता है, 10 मान के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं,
अदरवाइज एग्जैक्ट यदि देंगे तो इट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड, अनलेस अनटिल 10 दिया हुआ है यू विल यूज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं। तो अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, ये पता ही है तुम लोगों को। एज द रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीजेज फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। ठीक है, क्यों? फॉर्मूला से आपने देखा जी का वैल्यू क्या होता है, जी इजकल टू जी एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। जब डी स्क्वायर डी का वैल्यू बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा, या यदि डी का वैल्यू घटेगा तो जी का वैल्यू बढ़ेगा, नेचुरल है। अब आते हैं, एज जी द कांस्टेंट नियर द अर्थ। नॉर्मली नॉर्मल कोर्स में अर्थ के नजदीक में, नजदीक यानी कि यदि तुम धरती पे तुम चिपक के हो तो भी, या 100 मीटर ऊपर भी हो तो भी, इट विल बी नियर टू द अर्थ। जब तक कि आप 100-200 किलोमीटर ऊपर नहीं चले जाते हो, इट इज नियर टू द अर्थ। तो जब नियर टू द अर्थ इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो निकालते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। और ये जो एक्सीलरेशन है, ये जो अभी आपने वेलोसिटी और टाइम का जो फॉर्मूला आपने देखा कि v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तीन जो फॉर्मूला है ये यहाँ भी काम करता है, धरती पे हर जगह काम करता है। और जब इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हमने पहले भी वेलोसिटी के दौरान, वेलोसिटी चैप्टर जब पढ़ रहे थे मोशन एंड वेलोसिटी, उस समय भी डिस्टेंस एंड वेलोसिटी निकाले हैं जब फ्री फॉल के लिए, या जमीन से अर्थ से जब हम ऊपर सामान कुछ फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इस फॉर्मूला को हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। बशर्ते कि एक ही डायरेक्शन है, एक ही चेंज है। चेंज क्या है कि जी जो है, जी इज अट्रैक्टिव फोर्स, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू अट्रैक्शन है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमेशा अर्थ के इस डायरेक्शन में लगता है, जी हमेशा इस डायरेक्शन में होगा, टुवार्ड्स द अर्थ होगा। तो जब हम ऊपर फेंकते रहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट धरती से ऊपर आसमान की तरफ फेंकेंगे, उस समय क्या होगा, वेलोसिटी अप डायरेक्शन में होगा, बट एक्सेलरेशन इस जगह पे क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम एक्सेलरेशन को निगेटिव लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बात समझ रहे हैं? वेलोसिटी के डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन होगा तब पॉजिटिव लेते हैं नॉर्मली हर जगह। अदरवाइज यदि उसको रेसिस्ट कर रहा है उसके मूवमेंट को, तो उस समय हम एक्सेलरेशन निगेटिव लेते हैं। तो ए इज पॉजिटिव, ए जो है 9.8 पॉजिटिव व्हेन इट इज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जब वो ऊपर से नीचे गिरता रहेगा तब उस समय एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते रहेंगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि वो उसके वेलोसिटी को रोक रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है। और फाइनली क्या होता है, नीचे से ऑब्जेक्ट जब ऊपर फेंकते हैं तो किसी पॉइंट पर जाके वो रुक जाता है, तब फिर वापस गिरने लगता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि वाई मून डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ। वो तो फ्री पूरे जहां पे, बहुत बार तो क्या है कि जब ऊपर से सामान गिरता है तो उसको थोड़ा एयर रेसिस्टेंस भी होती है। जैसे कि पैरासूट से आप जंप करते हैं तो एयर के प्रेशर से, आप आगे बताएंगे, तो उस नीचे से जो अपथ्रस्ट होता है उससे भी वो रुकता है और धीरे धीरे गिरता है, पत्थर फटाक से गिर जाएगा। तो जब मून जो है, जहां पे कोई ये नहीं है, एटमोस्फेयर नहीं है, तो उसको तो गिर जाना चाहिए। मून तो काफी छोटा है, 81 टाइम्स लेसर मास है उसका धरती से, तो उसको तो गिर जाना चाहिए, तो क्यों नहीं गिर रहा है? तो आपने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन में आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा, ये देख लीजिए। क्या होता है, जब आप बॉल को एक धागे में पकड़कर घुमाते रहते हैं तो वो एक सर्कल में घूमता है, बट वो छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो टेंजेंशियल, टेंजेंट बोलते हैं इसको। टेंजेंट किसको बोलते हैं, एक बार फिर से मैं बताता हूँ। ये जो सर्कल है, अब किसी पॉइंट पे उसको एक, आप जो पॉइंट को लेकर इस तरीके से स्ट्रेट पॉइंट टू द
इसको टेंजेंस बोलते हैं। किसी भी, जैसे कि ये इसका रेडियस है और रेडियस को 90 डिग्री बनाते हुए उस पॉइंट से जो भी लाइन खींचेंगे दैट विल बी टेंजेंट। तो वो टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्शन में वो जैसे ही छोड़ेंगे तो देखिए ये डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, स्ट्रेट टेंजेंशियल जा रहा है इसका, यानी कि इसके बीच की क्या डिग्री होती है, 90 डिग्री। ये टेंडेंसी है। जब आप सर्कुलर मोशन में चलता रहेगा तो तब तक वो चलता रहेगा जब तक कि आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि आप धागे को पकड़ के अपने हाथ से सेंटर की तरफ खींच रहे हैं, तब तक वो उस सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा। बट जैसे ही आपने वेलोसिटी, जैसे ही आपने धागे को छोड़ा यानी कि फोर्स देना छोड़ा, तो जो उसका एक जो वेलोसिटी, जो इनर्सिया है, इनर्सिया ड्यू टू वेलोसिटी है, उस इनर्सिया से उसी डायरेक्शन में, क्योंकि नाउ आप जानते हो कि क्या होता है, force will try to change the velocity or the direction of the object or decelerate or accelerate। फोर्स जब भी कभी किसी भी मूव करती हुई चीजों में लगेगी तो या तो उसका डायरेक्शन चेंज करेगा या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा। यदि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं उसके चलते एवरी सेकंड पे वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि सर्किल में जा रहा है तो वो डायरेक्शन चेंज होता चला जा रहा है। दो स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, ध्यान दो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। तो ये जो पावर फोर्स जो आप का के चलते वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स छोड़ा तो क्या करेगा, वो जिस डायरेक्शन में है छोड़े जहां पे था उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट बढ़ने की कोशिश करेगा, स्ट्रेट लाइन को लेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सेम वो वेलोसिटी रहेगा और कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। यदि स्पीड की मैग्नीट्यूड वही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। बात मेरा समझने की कोशिश करो। तो जैसे ही आप छोड़ते हैं वो स्ट्रेट उसी डायरेक्शन में, जिस पॉइंट में था उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट चला जाने की कोशिश करता है। तो क्या होता है, नॉर्मली इसका एग्जांपल बुक में भी दिया है, ध्यान से देखना। होता क्या है, यदि किसी पत्थर को आप छत से फेंकोगे, छत पे चढ़ गए और फेंकोगे तो सर्टेन डिस्टेंस पे जाके गिरता है, और जोर से फेंकोगे तो कुछ और दूर जाके गिरेगा। बट ऐसा नहीं कि जैसे ही फेंके उसी जगह गिर गया, थोड़ी दूर। इस सेकंड पिक्चर को देखो, इस सेकंड पिक्चर को, ये सेकंड है पिक्चर, तो क्या होता है, थोड़ी दूर पे गिरता है। अब इसकी इस हाइट बढ़ा दो, आप दो तल्ले, तीन तल्ले, चार तल्ले वाले मकान पे चले जाओ और फिर उस पत्थर को फेंको। उसी फोर्स से फेंकोगे तो देखोगे कि इस बार उसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा गया। ध्यान देने की बात है कि जैसे ही फेंकते हो वो उसी समय नहीं गिरता है, वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि तुमने जो दिया और उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी दिया, उस वेलोसिटी के चलते वो उसकी टेंडेंसी होती है आगे जाने की, स्ट्रेट जाने की, बट ग्रेविटेशनल फोर्स भी खींचता है उसको, तो सर्टेन डिस्टेंस के बाद जाके गिरेगा। तो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे इनिशियल वेलोसिटी माने जितना ही जोर से फेंकेंगे उतना ही दूर जाती है। दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है, वेलोसिटी और डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। अब इसी तरीके से तुम माउंट एवरेस्ट से फेंकोगे उसी फोर्स से, खैर माउंट एवरेस्ट के फेंकोगे तो कहीं ना कहीं पहाड़ पे ही गिरेगा, बट वो और भी ज्यादा दूर जाके गिरेगा। और यहां से 100 किलोमीटर ऊपर जाके आप फेंकोगे सेम फोर्स तो ज्यादा दूर गिरेगा, और ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे तो और ज्यादा चलता और आगे जाके वो गिरेगा। तो होता क्या है कि नेचुरल कंडीशन में जो मून का जो हाइट है, मून का जो डिस्टेंस है, हाइट यदि इसको ध्यान में दो, जितना डिस्टेंस है अर्थ से और जो वेलोसिटी है उसके चलते वो गिरने, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग रहा है बट वो एस्केप करता चला जा रहा है। एस्केप इन द सेंस कि जब आप जमीन से फेंकते हो तो उसी समय ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी समय हाथ से तुम्हारा छीन नहीं लेता है। धरती माँ ये नहीं कहती है कि लाओ मेरे हाथ में दे दो, धरती का फोर्स धीरे धीरे लगता है और कुछ दूर जाके फाइनली वो जमीन पे आती है, उसी जगह नहीं आता है। यानी कि वेलोसिटी वर्क्स
जो इनिशियल वेलोसिटी तुमने दे दी है वो काम करता है। अब ये कल होकर पूछोगे कि कहाँ से इनिशियल वेलोसिटी मून का आया, तो छोड़ दो, वो 9th क्लास से ऊपर की चीज है। बट ये मान लो कि उस वेलोसिटी से और उस हाइट पे जो चलता है, जिसके चलते दिखता, तो यदि उसको सही ढंग से देखोगे तो तुमको फील होगा कि वो गिरता हुआ दिख रहा है, इट इज फॉलिंग। बट वो जब लास्ट में फॉल करने के समय, जब माने वेलोसिटी के चलते वो जो उसका जहां से स्टार्ट किया है वहीं फिर पहुंच जा रहा है, समझे? ये देखो यहाँ पे जो लास्ट डिस्टेंस है वो वहीं पे पहुंच जा रहा है जहां से उसने फेंका, यानी कि जहां पे मून, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मून जहां था, उसकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के चलते वो अट्रैक्शन फोर्स को एस्केप कर जा रहा है, एस्केप करके फिर उसी जगह पे पहुंच जा रहा है, और ये कंटिन्यूअस चलता रहा है। फिर उसी जगह पहुंचा, वेलोसिटी अगेन वही है, तो क्या होता है, फिर वो जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वही है, तो फिर वो वापस वहां पहुंच जा रहा है। चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है, ध्यान दो, क्योंकि इसका एवरी टाइम उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है, जो स्पीड की मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा वही है उस पॉइंट पे, और डिस्टेंस भी वही है। अब क्या है, यदि उससे डिस्टेंस थोड़ा भी कम होगा तो ये धरती पे गिर जाएगी, या स्पीड उससे कम होगा तो भी ये धरती पे गिर जाएगी। हो सकता है तीसरा, चौथा या पांचवें राउंड में जाके गिर जाए, या 1000वें राउंड में जाके गिर जाए। तो ये एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पे ऑप्टिमम स्पीड से चल रही। यदि इसकी स्पीड थोड़ा आगे बढ़ जाएगी तो क्या होगा, अर्थ ये जो जिस डायरेक्ट पूरा जो सर्किल में घूम रहा है उसको क्रॉस करके यह सॉरी स्पेस में कहीं और चला जाएगा, या इसका थोड़ा हाइट और बढ़ जाए तो स्पेस में चला जाएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एवरी ईयर थोड़ी थोड़ी इसकी हाइट हल्का बढ़ जा रहा है, और थोड़ा थोड़ा ये इफेक्ट भी कर रहा है अर्थ के स्पीड को। अर्थ का जो अपना रोटेशनल स्पीड है उसको भी ये अफेक्ट कर रहा है। आगे मैं इस पर डिटेल्स बात करूंगा। तो इतना मत समझ के, बुक में भी दिया हुआ है कि इट इज ट्राइंग टू फॉल, बट इसका वेलोसिटी और हाइट इतने जगह पे है कि ये जहां से चल रहा है अगेन वहीं पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, यानी कि यदि कोई तुमको अपने क्लास में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जब जाते हो, तो हो सकता है कि सम अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे कि कोई कहेगा कि सिगरेट पीने का, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स है तुम्हारे लिए, बहुत सारे बच्चों को खींच लेता है वो, है। लेकिन तुम्हारे पास वो वेलोसिटी है, तुम अपने आप को उतना डिस्टेंस पे उस पर रखे हुए हो। वेलोसिटी क्या है, तुम्हारे पास एनर्जी है। एनर्जी क्या है, रेसिस्ट करने की एनर्जी। थोड़ा सोचे भी, अच्छा बहुत स्मार्ट लग रहा है वो, तो अक्षय कुमार जैसा लग रहा है सिगरेट पीते हुए। हो सकता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारे लगा, यू आर ट्राइंग टू फॉल, बट तुम्हारे अंदर यदि एनर्जी है, यानी कि विल पावर है, पावर इज एनर्जी, वो विल पावर है, और तुम्हारा डिस्टेंस सेफ है, ऑप्टिमम डिस्टेंस उससे मेंटेन करते हो। डेली घर में जाके सोतोगे, उसके बाद बैठोगे, कब करोगे दम, तो हो सकता है कि तुम्हारा विल पावर को भी वो क्रैश कर जाए। डे टू डे की बातों में मैं समझाना चाहता हूं। तो हाइट एंड वेलोसिटी इज द इंपॉर्टेंट। एक दो क्वेश्चन पे करते हैं फटाफट। तो स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सिंपल सा ये है डेफिनेशन है, इसको आप लिख दोगे। दैट इज एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। रट जाना है, याद कर लेना है, और कंसेप्ट कर लेना है क्या, F इजकल टू जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई आई आर स्क्वायर। एक का मास दूसरे का मास डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज द, इसको आप लैंग्वेज में लिख देना है। राइट द फॉर्मूला टू द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऊपर का जो फॉर्मूला था, जो डेफिनेशन था, उससे क्या फॉर्मूला बन के आता है, इट इज F इजकल टू जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जनरली एम हम मास ऑफ द अर्थ बोलते हैं, तो अर्थ के लिए हम लोग बड़ा एम का इस्तेमाल, कैपिटल एम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ऑब्जेक्ट के
को यदि छोटा m से यदि हम दिखाते हैं स्मॉल m, तो उससे ये फॉर्मूला बन के आएगी, जो आपको अब तो याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर ऑल आर इंटेलिजेंट। चलो अब आगे आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल? When an object fall from any height under the influence of gravitational force only, भैया इस शब्द पे only को ध्यान देना है। फ्री फॉल, यदि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है माय डियर, तभी वो फ्री फॉल है। पैरासूट से कूदता हुआ आदमी फ्री फॉल नहीं है, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा नीचे से एयर का भी प्रेशर लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही केवल लगेगा, तब देन वी विल से इट एज ए फ्री फॉल। इट इज नोन एज ए फ्री फॉल। In case of free fall, no change of direction takes place, but the magnitude of velocity changes because of acceleration. This acceleration is same for all the objects irrespective of their mass. बात समझ गए? देखो यार, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हर बार पूछा जाता है कि एक पेन को और एक चिड़िया को पंख को ऊपर से गिराएंगे तो कौन जल्दी धरती पे आएगा? नेचुरल लोग बोल देता है पेन जल्दी आएगा, पंख नहीं आएगा। लेकिन तुम इससे पूछना होगा दोस्त, याद रखना कि आप किस कंडीशन को बोल रहे हैं, फ्री फॉल कंडीशन और नो फ्री फॉल कंडीशन, क्योंकि दोनों में कंडीशन में आंसर चेंज हो जाएगा। उन पूछने वाले से पूछो, सर बताइए किस कंडीशन में पूछ रहे हैं, फ्री फॉल और नो फ्री फॉल? जब फ्री फॉल होगा इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस समय हम ये भूल जाएंगे कि एयर नहीं है, एयर का कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो नॉर्मल क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे दोस्त ध्यान दो, इसमें ये दोनों फॉर्मूला में मास कहीं नहीं है दोस्त, मास कहीं नहीं है, याद रख लो। ये वेलोसिटी है, इनिशियल फाइनल एक्सीलरेशन एंड टाइम। तो जब हम ऊपर से गिराएंगे और फ्री फॉल कंडीशन है, तो सामान छोटा है, बड़ा है, चौड़ा है, लंबा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, क्या होगा? वो एक ही टाइम में नीचे गिरेगा और एक्सेलरेशन भी एक ही होगा। क्या ऊपर से आप जीरो से गिरा रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम बराबर, तो एक्सेलरेशन हमेशा एक ही आएगा दोस्त, कहीं मास नहीं है। ध्यान दो, फोर्स में जब की चर्चा करेंगे देन देयर विल बी अ मास। हम केवल वेलोसिटी की चर्चा कर रहे हैं, और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, और इसमें क्या हो रहा है, फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। फोर्स भले ही डिफरेंस होगा, ठीक है, बट एक्सेलरेशन विल बी सेम, दैट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? Whenever an object falls toward the earth, an acceleration involved to the earth's gravitational force. Very good. Therefore, this acceleration is called the acceleration due to gravitational force on the earth. लिख दोगे, you are all are intelligent. चलो आगे आते हैं। अब फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट। मास of an object is a constant and does not change from place to place. Greater the mass, greater is the inertia. मास क्या है, पहले भी पढ़े हो, इट इज ए इनर्सिया, क्योंकि इनर्सिया का जो एसआई यूनिट क्या है, केजी, और मास का केजी। बहुत बढ़िया से याद रख लेना, जितना ही ज्यादा बड़ा मास होगा उसका उतना ही ज्यादा इनर्सिया होगा, और ये कभी चेंज नहीं होता है। कोई मास यदि 2 केजी का है, मास के टर्म में यदि देखेंगे तो धरती के किसी कोने पर ले जाओ, स्पेस में जाओ, कहीं उसका मास वही रहेगा। बट जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट इज द फोर्स, समझे? और फोर्स जब आएगा तो मास इंटू एक्सेलरेशन। हाँ?
तो जब एक्सीलरेशन चेंज होगा तो क्या होगा मेरे भाई, फोर्स चेंज होगा। ठीक है, तो वेट क्या होगा, चेंज होगा। अभी पता पड़े तुम लोग क्या, पोल पे कुछ और एक्सीलरेशन होता है, इक्वेटर पे कुछ और एक्सीलरेशन हो सकता है, धरती से 500 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो एक्सीलरेशन कुछ और हो सकता है। तो वेट डिफर करेगा, और मून पे जाएंगे तो एक्सीलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी डिफरेंट हो सकती है, तो वहां वेट डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेट वेरी करता है, मास इज अ कांस्टेंट। वेट कैसे वेरी करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो, और एक्सेलरेशन समटाइम्स जीरो भी होता है। जैसे ऊपर से धरती पे गिरते रहते हो तो तुम्हें फ्री फॉल होता रहता है, तो तुम्हें क्या होता है, अपने आप को हल्का महसूस करते हो। तो एक्सेलरेशन यदि किसी रीजन से जीरो हुआ तो वेट हो जाएगा जीरो, मास स्टिल रहेगा क्या, जितना था। ठीक है, आगे आते हैं। तो वेट, वेट का क्या ऐसा यूनिट हो जाएगा, फोर्स की यानी कि न्यूटन, समझ गए। और मास का कितना है, केजी। आगे आते, चलो फटाफट इसका डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं, यह क्वेश्चन भी है। मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द मास ऑन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर, वेट डिपेंड ऑन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वेट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज विद हायर और लोअर ग्रेविटी। वेरी गुड। मास कैन नेवर बी जीरो, वेट कैन बी जीरो, अभी बात किया। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि ये एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो स्केलर है, बट वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्योंकि ये वेट जो है अर्थ के तरफ जो हम खींचते हैं, अर्थ पे यदि नाप रहे हैं तो अर्थ अपने फोर्स के तरफ खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड द अर्थ है, तो इसलिए इसका एक डायरेक्शन है और एक मैग्नीट्यूड है जो वेरी करता है। मास में बी मेजर्ड यूजिंग ऑर्डिनरी बैलेंस, वेट इज मेजर्ड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस ओनली। बात समझ लेना दोस्त, स्प्रिंग बैलेंस की इस्तेमाल करेंगे वेट को निकालने के लिए। Mass usually measured in a gram and kilogram. SI unit of weight is the same as that of force, that is Newton. ठीक है, चलो, तो आप समझ भी गए होंगे मास एंड वेट के बारे में। Why the weight of an object on the moon is 1/6 its weight on the earth? इसमें वेट कैसे निकाला, मास इंटू जी। ठीक है, तो मास इंटू जी कितना है, मून पे कितना निकालेगा, जी क्या होगा, तो मास ऑफ द मून एंड जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका मास डिवाइडेड बाय आर एम। आर एम क्या है, मून का रेडियस है। उसी तरीके से अर्थ पे क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ और उसका ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, अभी आपने पढ़ा है, क्या देखा था, एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। ठीक है ना, तो ये जो फॉर्मूला है, ये में एक क्या है, एक अर्थ का है, अर्थ के कंडीशन में, और दूसरा उस ऑब्जेक्ट का है मास। जब हम मून पे ले जाएंगे तो एम, बड़ा वाला एम जो है, जो कैपिटल एम है, दैट विल बी द मास ऑफ द मून, और एम जो है उस ऑब्जेक्ट का एम होगा, और आर क्या होगा, अगेन सेंटर से उसकी डिस्टेंस, यानी कि उसका रेडियस। तो ये दोनों हमें पता है, क्या क्या पता है, पता है कि मास अर्थ का कितना है, मून का कितना है, अर्थ का रेडियस कितना है, मून का रेडियस कितना है। इस दोनों वैल्यू को यदि लेके तुम पुट करोगे एक दूसरे में, क्योंकि जी इज ए कांस्टेंट, जी जो अर्थ पे होगा वही जी, ये कैपिटल जी मेरे दोस्त, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो अर्थ पे होगा वही मून पे होगा, ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट है। तो इस सारे के वैल्यू जब मान के देखोगे तो रेशियो निकालते हैं, weight at the moon divided by weight on the earth is equal to gmm into r m into divided by rm स्क्वायर इंटू, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला था, ये इसका वेट हो गया, ये वेट हो गया, ऊपर से निकालो और इसको करके देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज 1/6। देखो इसको इस तरह से भी निकाल सकते हो, इंडिविजुअल मास दे के भी निकाल सकते हो, तो यू विल फाइंड कि वही होगा। मोटा मोटी याद रखो कि अर्थ का जो मास है दैट इज 81 टाइम्स ऑफ द मून, और इसका रेडियस है, इट इज
3.66, एग्जैक्ट नहीं है बट इसी के पास 3.66 टाइम्स ऑफ द मून है, और उसको वैल्यू करके देखोगे तो इट विल कम अराउंड 1/6, यानी कि जो वेट यहाँ होगा उसका 1/6 वेट वहां पे होगा। अब आगे आते हैं, वाई डज नॉट मूव, वाई अर्थ डज नॉट मूव टुवार्ड्स द मून, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। न अर्थ उसके तरफ जा रहा है, न ये उसके, न अर्थ मून को अपने तरफ खींच रहा है, न अर्थ को मून खींच पा रहा है, बट इतना जरूर है कि अर्थ के अट्रैक्शन के चलते मून एस्केप नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि वो जो वेलोसिटी क्या होगा नहीं लगता तो क्या होता, अर्थ का यदि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता तो क्या होता, तब क्या होता, मून स्ट्रेट गोली की तरह आगे की तरफ निकल जाता, वो सर्किल में घूमता ही नहीं। उसी फोर्स के चलते वो डायरेक्शन केवल चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करने के चलते क्या हो रहा है, वो पूरी तरीके से सर्किल में घूम के जब आता है तो फिर उसी पॉइंट पे आ जा रहा है जो अभी बताए। ये तो हो रहा है, लेकिन इसका क्या हो रहा है भाई मेरे, अर्थ को, उसका भी तो कुछ ना कुछ मास है और इसका भी कुछ ना कुछ मास है, तो कुछ तो उसको खींचना चाहिए, उसका भी मास कोई छोटा मास नहीं है, 81 टाइम्स लोअर है बट है तो क्या हो रहा है उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसके पुल्स तो इस पे भी लगते हैं, क्योंकि देखो हर का पुल्स लगना है, ये इसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है भाई। देखो ऐसा नहीं कि अर्थ को मून की तरफ खींचेगा, मून भी अर्थ को अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, बट उसका वेट जो है अर्थ का बहुत ज्यादा है, 81 टाइम्स हायर। तो एक्सेलरेशन जो है, जो होना चाहिए m/a, वो लगभग 0.012 टाइम्स होता है एक्सेलरेशन ऑफ द मून। दो ऑब्जेक्ट रखते सामने और उसका होता, लेकिन एक्सेलरेशन यदि जीरो नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज होगा ही होगा, ये तो जान लो। तो वेलोसिटी चेंज केवल मैग्नीट्यूड चेंज को नहीं करते हैं, डायरेक्शन चेंज को भी वेलोसिटी चेंज करते हैं। तो उसके चलते क्या होता है, अर्थ भी रोटेट करता है थोड़ा। होता क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि अर्थ का चारों तरफ मून कर रहा है तो अर्थ मून को करे, ऐसा नहीं होता। क्या है कि इसको बोलते हैं बैरी सेंटर, थोड़ा सा पढ़ लेना, बैरी सेंटर बोलते हैं, बैरी सेंटर पढ़ो करो थोड़ा सा, इस सब के साथ साथ जनरल नॉलेज भी बढ़ते रहना चाहिए। बैरी सेंटर बोलते हैं। तो बैरी सेंटर क्या है, वो अराउंड 1700 किलोमीटर नीचे है अर्थ के सरफेस से। उसके अर्थ क्या करती है, देखो अर्थ कैसे घूम रहा है, ये है बैरी सेंटर, ये देख लो ये बैरी सेंटर है, और अर्थ का सेंटर यहाँ है, ये जो E1 E2 E3 दिखा रहा है दैट इज अर्थ सेंटर। तो अर्थ भी उस बैरी सेंटर के अराउंड घूमता है, एक तो पूरा चक्कर घूमता है, ऐसे 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 घूम रहा है आपस में, बट इसके चक्कर भी घूमता है, इस इसके, ये देख लो ये जो सेंटर है इसके सेंटर के अराउंड घूमता है ये ऐसे, ठीक है। तो ये इसके अट्रैक्टिव फोर्स के चलते ऐसा हो रहा है। इट essentially it does, the only thing is that earth mass is 81 times greater than the mass of the moon. This means that although it moves in a circle, it moves in a much smaller circle. That the earth that is earth moves around is so called that so small that the center of the circle is inside the earth. ये 1700 किलोमीटर होता है, यानी कि यदि एग्जैक्ट देखा जाए तो वो सेंटर से 4671 किलोमीटर पे होता है, यहाँ इस जगह पे, ठीक है। और उसके अराउंड समझो कि वहां पे पिन डाल दो तो अर्थ वहां घूमते हुए उसके अराउंड घूमता है। तो और इसके साथ साथ एक और क्या होता है, अर्थ और मून, अर्थ और सन के अट्रैक्टिव फोर्स के चलते जो जो होता है हाई टाइड एंड लो टाइड भी होता है, बट ये मूव करता है दोस्त, भूलना नहीं, कुछ नहीं कर रहा है मून, ऐसा नहीं है कुछ नहीं कर रहा है ना। तो चलते हैं अगला, फिर दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे दैट ग्रेविटी ट्रेन क्या है, लिफ्ट से हम लोग नीचे आते हैं तो वाई वी विल फील कि भाई वो वेटलेसनेस क्यों आती है, और सारी बातें। तो लगे रहो और एक्सरसाइजेज भी कुछ करेंगे, और इस को तुम शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे सजेशन दो, जिससे कि हम इसको और अच्छा कर सकें। हमें लगता है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे, और साथ साथ मैं भी पहले से इम्प्रूव कर रहा हूँगा।
तब तक के लिए और भी मेरे जो मैं मोशन एंड फोर्स पे मैंने जो लेक्चर दी है उसको भी देखो, कुछ हो सजेशन, वैल्यूएबल सजेशन तो